मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जो है अग्रवाल एग्जाम कार्ड का प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे, जो बड़ा उपयोगी लगा मुझे, तो मैंने इसी को ध्यान में रखते। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या है। क्वेश्चन 1 नंबर 1 to 5 कहा जा रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पैसेज में क्या कहा जा रहा है, थोड़ा इसको आराम से चलेंगे। द वाइज ओल्ड वजीर वॉज फेमस फॉर हिज जजमेंट and people came to him for justice from all parts of the country. One day, two men came to his court and claimed ownership of an extraordinarily good looking horse. It was a black beauty indeed. One of the men was tall, very well dressed, and soft spoken. The other was one just the opposite. Each of them said that the horse was his. The Wazir heard them patiently and asked them to leave the horse and came to his next morning. Both the men came the next morning. The Wazir asked his soldiers to give the horse to the tall man and to arrest the other man. The tall man wanted to know how the Wazir had learned the truth. Very simple, said he. Firstly, a man of your appearance and manners could not have been the thief still. I wanted to be sure. Just after you had left the court, I asked one of my soldiers to leave the horse free and to see whom it followed. It went after you. This hint was enough for me. तो साथियों, ये एक पैसेज है, इसको आप थोड़ा सा स्लो करके भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन की। तो पहला कहा जा रहा है कि व्हाट डिड द टाल मैन फील अबाउट वजीर्स विजडम। लंबे आदमी ने वजीर के बारे में क्या महसूस किया, तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पहले का भी देखेंगे, इम्प्रेस्ड महसूस किया। नेक्स्ट देखेंगे, पीपुल केम टू वजीर फ्रॉम प्लेसेज बिकॉज ही वाज। तो इसमें क्या हो जाएगा, वाइज जज था, वो क्या था, एक वाइज जज था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द अदर मैन। तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी इसमें देखें, द इल ड्रेस्ड शॉर्ट स्टेटर्ड लाउड वॉइस। अगला देखेंगे, 3 के बाद में चौथा क्वेश्चन कहाँ गए भाई, हाँ चौथा वाला देखेंगे। हाउ डिड द वजीर डिस्कवर दैट रियल ऑनर ऑफ हाउस। तो चौथे वाले में क्या हो जाएगा, जो 12वीं लाइन पैसेज की वो स्पष्ट कर देती है। उसके आधार पे क्या होगा, बाय आइडेंटिफाइंग whom the horse had followed। उसके बाद में 5वें में द स्टोरी प्रूव्स दैट। पहली लाइन से क्लियर हो जा रहा है कि द जज वाज क्वाइट ओल्ड, ये बी हो गया। तो यहाँ तक साथियों पैसेज हो गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ से छठा है, जॉन मिल्टन वाज ब्लाइंडेड इन द ईयर 1652। जॉन मिल्टन जो थे 1652 में भाषण जो है वो अंधे हो गए थे, 44 साल की उम्र में अंधे हो गए थे। ठीक है, बाद में आइएगा, पहले कैलकुलेशन बना ले, ठीक है। तो जॉन बाद हम कर लियो। जॉन मिल्टन वाज ब्लाइंडेड इन द ईयर 1652। व्हाट अदर इवेंट इज पेकुलियर इन द ईयर। तो जो है छठा क्वेश्चन, तो मिल्टन जो है तो 44 साल की उम्र में 1652 में अंधे हो गए थे। दूसरी महत्वपूर्ण घटना क्या थी, तो इसका आंसर होगा सी, हिज वाइफ डाइड। एक मिनट, हिज वाइफ डाइड। तो अब ये बात करेंगे कौन सी वाइफ है उनकी, तो हिज मैरी पॉवेल जो थी उनकी वाइफ, वो मर गई थी। ठीक है, 5 मई 1652। ध्यान रखेंगे कि 16, तो मैरी पॉवेल, मैरी पॉवेल,
5 मई 1652 को। ठीक है। अब इसके बाद में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने दोबारा शादी कर ली थी सेकंड टाइम में। सेकंड मैरिज जो है उन्होंने कब की थी, सेकंड मैरिज जो की थी उन्होंने 12 नवंबर को की थी, 12 नवंबर 1656 को की थी। और ठीक है, कैथरीन वुडकॉक से, याद रखेंगे, कैथरीन वुडकॉक, कैथरीन वुडकॉक से की थी। और कैथरीन वुडकॉक से की थी, उनकी भी मृत्यु जो है वो भी तो 1658 में उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद में तीसरी बार उन्होंने जो है 1662 में मैरिज की थी। किससे की थी, तीसरी बार उन्होंने जो है शादी की थी इलिजाबेथ, इलिजाबेथ मिंसल से की थी। मिंसल से थोड़ा डिटेल में इसलिए बताते चलते हैं और ताकि आपको ये क्लियर होता रहे। इसके बाद में अगला देखेंगे, हु इज द ऑथर ऑफ लाइन टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन प्लेयर्स हाइड। तो ये किसने कहा है, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि यूनिवर्सिटी बिट्स जो थे उनमें से एक व्यक्ति था। एक मिनट, सातवां छूट रहा है, सातवां देख लेते हैं। लिसिडस वाज रिटन इन द मेमोरी ऑफ। तो लिसिडस क्या है, तो सबसे पहले समझ लीजिए लिसिडस एक पेस्टोरल एलिजी है। ये आप ध्यान रखेंगे, पेस्टोरल है, पेस्टोरल एलिजी है। और ये किसके बारे में लिखी गई है, और ये इसका सन याद रखेंगे, तो सन जो है वो रहेगा आपका 1637 है। ये पॉइंट विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इनके दोस्त थे एडवर्ड किंग, एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखी गई है, एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखी गई है। और मैं आपको बता दूं, कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि एडवर्ड किंग की मृत्यु कैसे हुई थी, तो ड्रॉन्ड इन इरिस सी में डूब करके मर गए थे। और उसी परंपरा को निभाते हुए मिल्टन ने एक एलिजी लिखी थी। तो ये अब यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा, लिसिडस रिटन इन 1637 इन मेमोरी ऑफ एडवर्ड किंग, एंड एडवर्ड किंग डाइड ड्यू टू ड्राइंग इन इरिस सी। क्लियर हो गया है। अगला चलते हैं, अगला है, हु इज ऑथर ऑफ द लाइन्स। इन लाइनों का लेखक कौन है, टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन प्लेयर्स हाइड अबाउट शेक्सपियर। तो क्या है, एक पंपलेट जो यूनिवर्सिटी विट में रॉबर्ट ग्रीन थे, तो रॉबर्ट ग्रीन ने ये शेक्सपियर पे अपनी चोरी लगाते हुए एक तरीके से लिखा था। तो ये दूसरी चीज क्या थी, ईर्ष्यावश उन्होंने लिखा था, यहाँ पे शेक्सपियर को क्रिटिसाइज करते हुए लिखा है। और 1592 में लिखा था, 1592, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है कि वेयर फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर वेयर टू डिग द डस्ट इनक्लोज हियर, ब्लेस be the man that spares these stones and crust be that moves my bone। तो ये देखेंगे कि सबसे पहले ये कहा है कि ये जो नवा क्वेश्चन है कि ये शेक्सपियर की जो टूम है, शेक्सपियर्स टूम, टूम, इसको टॉम नहीं पढ़ते हैं भैया, टूम पढ़ते हैं। और ये उनके कहाँ पे लिखी हैं, शेक्सपियर के टूम पे लिखी हुई है। कहाँ है, जो स्ट्रेट फॉर्ड, स्ट्रेट फोर्ट ऑन एवन, ठीक है, इंग्लैंड, वहां पर ये लिखी गई हैं। अगला देखेंगे, अगला सवाल, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन मैंने बताया इसमें क्या हो जाएगा, शेक्सपियर टूम। 10वां क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द थीम ऑफ द, व्हाट इज द थीम ऑफ प्रोलेटेरियन नॉवेल,
तो प्रीलिटोरियन नावल क्या होती हैं? तो प्रीलिटोरियन नावल की थीम जो होती है वो वर्किंग क्लास होती है, वर्किंग क्लास हो जाती है। अगला देखेंगे, विच कैरेक्टर रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज थ्रू आउट द स्टोरी। तो ऐसा कैरेक्टर जो कि पूरे कहानी के दौरान ना बदले, उसको क्या कहेंगे? इसको थोड़ा देखते हैं, उसको कहेंगे फ्लैट कैरेक्टर। ये फ्लैट कैरेक्टर क्या होते हैं? माइनर कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, जो बदलते नहीं है, विच डू नॉट गो अंडरगो सब्सटेनियल चेंज और ग्रोथ। स्टोरी के बढ़ने के साथ साथ में बदलते नहीं है। अगला देखेंगे, lyrical ballads were better appreciated in America, in England. The first एडिशन पब्लिश्ड इन अमेरिका ईयर। तो यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो लिरिकल बैलेड जो है क्या है? एक जॉइंट वर्क है, कोलेबरेशन वर्क है, वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ प्लस एस.टी. कॉलरिज का, ये दोनों का वर्क है। ये ध्यान रखेंगे जॉइंट वर्क है, और ये पब्लिश पहली बार हुआ 1798 में। ये भी ध्यान रखेंगे। थोड़ा मोटा पेन कर लेते हैं, और ओके, तो 1798 में पब्लिश हुआ। और इसके बारे में बता दूं, इसमें 23 पोएम्स हैं। 23 में 19 वर्ड्सवर्थ के द्वारा है और 4 कॉलरिज के द्वारा है। अब ये क्या है कि ये इंग्लैंड में तो 1798 में पब्लिश हुई, और ये अमेरिका में पहली बार कब पब्लिश हुई? तो अमेरिका में 1802 में पब्लिश हुई। बिल्कुल ध्यान रखना, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको एग्जाम से बाहर कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यह है कि 13वां क्वेश्चन है, द टर्म डेस्टोपिया इम्प्लाइज। तो डेस्टोपिया क्या है? तो अनप्ले इसका हो जाएगा यूटोपिया का, ये अपोजिट है। एक मिनट, एक वर्ड होता है यूटोपिया, प्लीज का मतलब होता है प्लीजेंट, इमेजिनरी वर्ड, उसी का अपोजिट है डेस्टोपिया। तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा? अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, है द लाइन्स दिस इज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल इज सेड बाई। ये लाइन किसके के द्वारा कही गई है? ये लाइनें जो है एंटोनी के द्वारा किसमें कही गई हैं? किसमें कही गए हैं? एंटोनी के द्वारा, जूलियस वन ऑफ देम ऑल दिस इज सेड बाई। तो भाई एंटोनी, तो इसमें एंटोनी कोई ऑप्शन ही नहीं है, एंटोनियो दिया हुआ है, तो इसको आप एंटोनी कर सकते हैं भाई। एंटोनी इसका ये है, इसको हम करेक्ट कर लेंगे, एंटोनी कर लो, एंटोनी। तो ये हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक्ट 5 और सीन 5 में इसके कारण कई बार एंटोनी के द्वारा कही गई हैं। ये ध्यान रखना कि एंटोनी एक बहुत अच्छा ओरेटर है। और किसके बारे में कही गई है? ये कही गई है ब्रूट्स के द्वारा, ब्रूट्स के बारे में, क्योंकि ब्रूट्स ही एकमात्र एक ऐसा षड्यंत्रकारी था जिसने षड्यंत्रकारियों का तो साथ दिया सीजर के खिलाफ, लेकिन उसका कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं था। उसके लिए उसने देशभक्त, देश के लिए अपना ऐसा काम किया। तो ये लाइनें जो है एंटोनी के द्वारा कही गई हैं। एंटोनियो नहीं, इसको एंटोनी करके इसका ऑप्शन ये हो जाए
एंटोनी, ये ध्यान रखेंगे, एंटोनी। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है हर्मिया इज करेक्टर इन शेक्सपियर्स। तो हर्मिया किसमें एक करेक्टर है? तो क्या है, एक शेक्सपियर का नाटक है ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, तो उसमें ये करेक्टर है। ठीक है, अब ये डॉक्टर किसकी है? तो हर्मिया जो है यूज की डॉक्टर है, डॉक्टर जो है वो इग्यू की डॉक्टर है। ठीक है, और ये जो होता है, और आगे देखेंगे जो इसका फादर यूज है, इसका डॉक्टर वो सॉरी इसकी इसका फादर जो है इग्यू, ये अपनी बेटी हर्मिया के लिए एक लड़के का चुनाव करता है, उसका नाम होता है डिमेट्रियस। ये डिमेट्रियस का चुनाव करता है। ठीक है, और वो जो ये हेमिलिया है, जो क्या कह सकते हैं कि हर्मिया, और हर्मिया जो है अपने लवर के साथ में भाग जाती है। लवर का नाम भी आप ध्यान रखेंगे, लिसेंडर, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और वहां पे जब दोनों ये सब भाग जाते हैं जंगल में, तो जंगल में क्या होता है, हेलेना की मुलाकात होती है। हेलेना जो है, इन द फॉरेस्ट दे फाइंड हेलेना हु लव्स डिमिटेरियस। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि कौन है हेलेना जो है, हेलेना किससे प्रेम प्रेम करती है? डिमिटेरियस, डिमेट्रियस, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे, 16वां है who express the common judgment of whom when he says I do not remember that any book or person in event in my life ever made so great impression upon to me as me इन एज, इज द प्लेज नहीं होगा, एज द होगा, एज, ये यहाँ पे इज नहीं है, इसकी जगह पे आप एज कर लीजिएगा। तो ये जो 16वां है, गेटे की लाइनें हैं, ये गेटे ने लिखा है शेक्सपियर के बारे में, तो ये ध्यान रखेंगे, बड़ा मशहूर है। देखिए साथियों, बुक कोई भी पढ़िएगा और यूट्यूब पे आप कहीं से भी मॉडल देखिएगा, लेकिन इतना ज़रूर देखिएगा कि अगर एक्सप्लेनेशन सही नहीं हो रही तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और इस पढ़ने के साथ साथ में सेल्फ स्टडी नहीं है, तो केवल बुक के सहारे बहुत कुछ किताबों में गलत भी लिखा होता है। मेरा उद्देश्य ये नहीं किसी पुस्तक को गलत का लिखने वाले की है, कहीं मिनटी है जो टाइपिंग एरर हो सकती हैं, तो उस चीज़ को आप लोग अपने ध्यान रखेंगे। अगला है फ्रॉम वेयर द लाइन्स fear no more the heat of the sun, nor the furious winter's rage. Thou thy worldly task hast done, whom art gone and taken by waves. तो ये 17वीं लाइनें हैं, किसमें है? तो ये देखते हैं 17वां, 17, एक मिनट साथियों, देखते हैं जरा। ये कहाँ से गई 17? तो साथियों मैं खैर बताता चलूं, ये लाइनें जो हैं 17 वाली जो है कहाँ से ली गई हैं? अरे रुक जा भाई, ये 17 की लिए ये लाइन सिम्बर, सॉरी सिम्बलिन की लाइनें हैं, ये जो सिम्बलिन की लाइनें हैं उससे ली गई हैं। ये सिम्बलिन की लाइनें हैं,
18वां क्वेश्चन देखते हैं। कहीं में लग रहा है कि इधर उधर सेट। 18वां क्वेश्चन क्या है, अभी देखते हैं। अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर जो है, तो ये यहाँ पर था, तो ये 17 था। इसमें सिम्बलिन हमने आपको बताया, सिम्बलिन हो गया। आगे से थोड़ा ध्यान रखेंगे कि इस तरीके से बिल्कुल। अगला देखेंगे, अभी चलो पहले काम कर लेते हैं, अगला देखेंगे। अगला कहा जा रहा है 18th क्वेश्चन, विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर was not included in the first folio of 1623 by Hominges and Condell। हाँ, अभी बेटा काम कर ले, फिर दे देंगे, आज बहुत डाटा है। चलो ठीक है, तो ये 18th क्वेश्चन है, इसको आप 18वां कह सकते हैं। ये 18वां क्वेश्चन है, हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। तो इसमें कहा जा रहा है शेक्सपियर का जो पहला फोलियो आया था शेक्सपियर को, जो हेमिंग और कॉन्डेल के साथ, इसमें तो कौन सा नाटक इसमें शामिल नहीं किया गया था, तो पेरिकल्स नहीं शामिल किया गया था। उसके बाद में अगला देखेंगे 19वां क्या है। 19वां है कि वेनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर वाज रिटन इन स्टेंजा ऑफ। तो ये 19वां क्वेश्चन है, वो ये वाला क्वेश्चन आपका 19वां क्वेश्चन है। तो इसमें कहा जा रहा है 19वां, ध्यान रखेंगे। तो वेनस और एडोनिस जो है कि कितनी लाइन में था, तो ये देखेंगे कि वेनस और एडोनिस से पोएम जो है, ये कहीं कहीं पे अलग अलग लिखा, लेकिन आप मेरे हिसाब से 1593 ही रखिएगा। 1593 ही लगभग ऑथेंटिक बुक्स में मिलेगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये कहाँ पे आधारित थी। तो ये वेनस और एडोनिस जो थी, ओविड की जो एक रचना है, ओविड की रचना मेटामॉर्फस उस पर आधारित थी। और ये क्या था कि 6 लाइन में थी। तो ये ध्यान रखेंगे, कि ये 6 लाइन में थी। ये शांत रहो भाई, 6 लाइन में थी, ठीक है। और राइमिंग स्कीम थी ए बी सी। तो ये ध्यान रखेंगे राइमिंग स्कीम क्या थी, ए बी और बाद में सी। और 1594 में इनकी एक रचना आई, 1594 में आई, ये ध्यान रखेंगे, रेप ऑफ लुकर्स LUC। ये जो थी, ये 7 लाइन्स में थी। ये ध्यान रखेंगे, बहुत पूछा जाता है, 7 लाइन स्टेंजा में थी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है बेस्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर वाज डन। हाँ शांत रहो भाई, बेस्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर वाज डन। तो शेक्सपियर के जो बेस्ट वर्क था वो कब किया गया था, तो पापा 1 मिनट, पापा ओ पापा पापा ओ पापा पापा दे दो फोन। तो बेस्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर वाज डन आफ्टर, तो इसका आंसर हो जाएगा 1603 के बाद। आज पहले काम कर लेना, तो भाई दे देंगे बाद में, अभी लेना फिर नहीं तो देंगे नहीं। चलो पहले काम कर लेंगे। तो बेस्ट वर्क जो है वो 1603 में किया गया, 1603 के बाद किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन
ये पंक्तियां कहाँ से ली गई, लाइनें कहाँ से ली गई? आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग द सोल दैट राइजेज विद अस, आवर लाइफ इज स्टार हैड इट्स वेयर द सेटिंग। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 है, आपको मैं बताता चलूं, ये क्वेश्चन नंबर 21 है। तो ये कहाँ से ली गई हैं? तो ये लाइनें जो है आपके वर्ड्सवर्थ के वर्क जो है, ये इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी से ली गई हैं। और ये जो है भाई ले जाओ, शांति नहीं बैठ रहा है, पहले बंद कर रखे राम करम, अभी हम जा रहे हैं, बंद कर दिए। तो ये क्या है? ये शेक्सपियर वो वर्ड्सवर्थ का वर्क है। ये 21 नंबर का क्वेश्चन है, ये तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है। और ये क्या है? ये एक ओड है, ये आपका एक ओड है। ओड का नाम है इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी, और मैं आपको बता दूं, ये ओड जो था, ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी, ये कंपोज किया गया था, आपका कंपोज किया गया था 1804 में। पब्लिश कब हुआ? पब्लिश हुआ आपका 1807 में। और किस बुक में पब्लिश हुआ था ये भी ध्यान रखेंगे। तो क्या है? पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, ये नाम था, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। ये आया था 1807 में। और मैं आपको फ्रेंड्स ये भी बताना चलूँगा कि वर्ड्सवर्थ की मोस्टली जो रचनाएं हैं वो पॉपुलर वर्क्स, जो ये जो आप इनका वर्क्स है पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, इसी में ही हैं। और इसके बारे में बताता चलूँ इंटीमेशन ओड के बारे में कि क्या है, इसमें 11 स्टेंजाज हैं, ठीक है, that combines religious sentiments of the Bible and work of Saint Augustine। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो गया। अगला देखेंगे, ये 22 है। The type of fiction whose setting is the medieval period, often in a gloomy castle replete with the dungeons, subterranean passage and use of ghost and mysteries is called। तो आप लोग जान गए होंगे ये कौन सा है, ये गोथिक नावल की बात हो रही है। ये आंसर बी इसका होगा, गोथिक नावल है। तो अब गोथिक नावल क्या है समझ लीजिएगा। तो ये देखेंगे, तो द टर्म ओरिजिनली रेफर्ड एज गोथ्स, ये गोथिक जो है बना है गोथ से बना हुआ है, ठीक है। ये गोथ क्या है? एक जर्मेनिक ट्राइब है, एक ये जो है जर्मेनिक ट्राइब है, उसी पर लिया गया है, उसी से लिया गया है, ठीक है। तो ऐसे नॉवेल जिनमें क्या होता है, एटमॉस्फेयर निराशाजनक होता है, भयावह होता है, ठीक है, सुपर नेचुरल साइड होती है, ठीक। आगे देखेंगे, ट्वेंटी थ्री है, व्हाट इज पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस क्या है? तो देखिए, कवियों को बड़ी स्वतंत्रता होती है कविता लिखने के लिए। तो कभी काट सकते हैं, छांट सकते हैं और कोई भी मैटर पे लिख सकते हैं। तो जो विशेष करके कविता लिखते समय स्वतंत्रताएं पोएट को होती हैं,
वो होती हैं पोएटिक लाइसेंस, वो उसे कहते हैं पोएटिक लाइसेंस। लिबर्टी विद लैंग्वेज एंड फेसेज एंड फैक्ट्स इन पोएट्री। इसमें बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, अगला देखेंगे। 24 का है, इट इज बिलीव दैट शेक्सपियर वाज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग इन द गार्डन ऑफ। तो ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर पे डियर चोरी का आरोप लगा गया था। तो सबसे पहले ये लिखा किसने था इसके बारे में, एक निकोलस नो निकोलस रो ने सबसे पहले जो है, जो पहले बायोग्राफर थे, ये ध्यान रखेंगे, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। फर्स्ट बायोग्राफर ऑफ शेक्सपियर। तो उन्होंने इस चीज को मेंशन किया कि शेक्सपियर जो है को लंदन इसलिए भागना पड़ा था कि उन्होंने जो है थॉमस लूसी के यहाँ से एक जो है हिरन चोरी की, और इसके लिए उन्होंने क्या है उनको लंदन भागना पड़ा। और ऐसा भी माना जाता है कि जब उन्होंने जो अपने इस आरोप का बदला लेकर के उन्होंने, शेक्सपियर ने डेरोगेटरी बैलेड लिखी। किस पे? थॉमस लूसी पर। तो ये सबसे पहले निकोलस रो ने लिखा था, जो उनके पहले बायोग्राफर थे, उन्होंने लिखा था कि ये क्या थे, थॉमस लूसी थे। अगला देखेंगे, अगला 25वां क्वेश्चन है। 25वां क्वेश्चन है साथियों, पता नहीं कहाँ से गड़बड़ी हो रही है। 25वें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लाइनें जो हम इसको हम देखकर लिखे हैं, द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट। ठीक है, तो यहाँ पे लाइनें थोड़ी कट गई हैं। द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस, द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द वॉकिंग माइंड इज कॉल्ड। तो ये जो है ये क्या कहलाता है, ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात कही जा रही है। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, इसको जो क्या कह सकते हैं। अब अगली चीज जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान रखेंगे। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को एक चीज और कहा जाता है, इंटीरियर मोनोलॉग भी कहा जाता है। इंटीरियर मोनोलॉग भी कहा जाता है। ठीक है, अभी बाद में आओ, चलिए। इंटीरियर मोनोलॉग कहा जाता है। ज्यादा डिटेल में नहीं, फिर तो आप लोग कहेंगे कि इतना डिटेल में पता लगता है एक ही। अगला 26 है, विच वन ऑफ द राइट क्रोनोलॉजी ऑफ शेक्सपियर मेजर ट्रेजेडी। तो शेक्सपियर की मेजर ट्रेजेडीज का जो क्रम है वो ध्यान रखेंगे, ये होता है हुकुम, याद रखेंगे, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। ठीक है, अब इनके तारीख क्या है। हैमलेट जो है ये 1600 या 1601 में भी कहीं कहीं पे मिलती है। ओथेलो जो है 4-5 में मिलती है। किंग लियर जो है ये 5 और 6 में मिलती है। और मैकबेथ जो है ये 5 और 6 में आती है। देखिए साथियों, इसमें कहीं कहीं डिफरेंस होता है, अलग अलग स्कॉलर्स ने माना है। तो हालांकि डेट कम पूछी जाती है, फिर भी पूछी जाए तो आपको हैमलेट 1600 या कहीं पे 1601 भी मिल जाए। ओथेलो 4-5 है। किंग लियर 5 और 6 भी आती है। मैकबेथ 6 आती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शेक्सपियर वाज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम वाज अटर्ड बाई। तो ये क्या है, ये बेन जॉनसन जो उनके समकालीन थे, ये भी जानेंगे
कि शेक्सपियर के कंटेम्परेरी कौन थे, बेन जॉनसन है, उन्होंने ऐसा उनकी तारीफ में लिखा है। ठीक है, और ये लाइनें आती कहाँ है ये भी ध्यान रखना कि ये बेन जॉनसन ने कहाँ लिखी हैं, तो फर्स्ट फोलियो में लिखी हैं। ओ फर्स्ट फोलियो में आई हैं, ये भी ध्यान रखना। बेन लाइन ये फर्स्ट फोलियो में है। अगला देखेंगे, थोड़ा बीच बीच अब स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। मिल्टन की सबसे फेवरेट कौन सी रचना थी, तो ये ध्यान रखेंगे कि मिल्टन की फेवरेट थी सैम पैराडाइज लिगेंड, और पैराडाइज लिगेंड जो थी 1771 में आई थी। ठीक है, अब ये पैराडाइज लिगेंड का हीरो कौन है, तो पैराडाइज लिगेंड का हीरो जो है, पैराडाइज लिगेंड का हीरो है जीसस क्राइस्ट। उम्मीद करता हूं इतना क्लियर होगा। अगला देखेंगे, अब 29वां वाला देखेंगे। व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ लॉरेटेड, तो वर्ड्सवर्थ क्या है, ये तो बड़ा सरल क्वेश्चन है। ये रॉबर्ट सदी की डेथ के बाद में, तो वर्ड्सवर्थ को 1843 में रॉबर्ट सदी की डेथ के बाद में इनको पोएट लॉरिएट बनाया था। बड़ी उम्र हो गए थे, और इनकी जो है मृत्यु याद रखेंगे 23 अप्रैल 1850 में। और मरे कहाँ थे ये भी ध्यान रखेंगे कि रिटल माउंट में मरे थे। तो या एक सीरीज याद रखना, रॉबर्ट सदी के बाद में विलियम वर्ड्सवर्थ और इनके बाद में टेनिसन को। ठीक है, ये 1843 में एक्सपायर हुए, 1843 में बने, और 1850 में ये मर गए, तो उनके बाद में ये बन गए। अगला 30वां है, हु कॉल्ड शेक्सपियर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, तो ये क्या है, ये किसने कहा है, मिल्टन ने कहा है। शेक्सपियर के बारे में मिल्टन ने कहा है। ठीक है, अगला देखेंगे, स्नान करके। 31वां क्वेश्चन है, देखेंगे, जॉन मिल्टन्स मैग्निफिसेंट ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वाज रिटन व्हेन एज वाज। तो देखिए क्या है कि पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन में पूछे गए उसमें कभी कहीं पे ये 20 वर्ष दे दिया गया है, लेकिन ये एक्यूरेट 21 है। ठीक है, और ये कब लिखा गया था, ये 25 दिसंबर 1629 को लिखा गया था, जब 21 वर्ष के मिल्टन थे। अगला देखेंगे, 32वां क्वेश्चन है, नेचर नेवर डिड बेट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, दीज लाइन्स एग्जिस्टेड इन। तो नेचर कभी उस चीज को धोखा नहीं देता है, तो ये लाइनें किससे हैं, तो आसान सा सवाल है, टिंटर नेवी से लिया गया है। तो टिंटर नेवी में क्या था कि टिंटर नेवी की डेट कब थी रिविजिट की, वो याद देखना है। ठीक है, 1798 है, और डेट आपको लिखनी है। मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, 13 जुलाई या 17 जुलाई, ये ध्यान रख के आप हमें बताइएगा। अगला है 32 के बाद में, 32 के बाद में हम 33वां देखेंगे, Whom did मिल्टन कंसीडर हिज फादर। तो भैया इसमें सिंपल सा आंसर है, 33वां हो जाएगा, स्पेंसर हो जाएगा। ठीक है, स्पेंसर को। उसके बाद में 34वां देखते हैं 34। इसमें थोड़ा टाइम थोड़ा डिटेल से 34 में क्या है, कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है, नथिंग इज हियर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल और नॉक द ब्रेस्ट, नो वीकनेस नो कंटेम्प्ट, दिस
praise or blame, nothing but well and fair, and what may quiet us in death so noble। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? तो ये ध्यान रखेंगे भैया, ये सैमसन एगोनिस्ट की लाइनें हैं। ठीक है, अगला देखेंगे। थीम ऑफ एरियोपैजिटिका, ये क्या है? इसकी ये हो गया फ्रीडम ऑफ प्रेस। कब आई थी ये आप हमें बता दीजिएगा, ये कब आई थी? ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड? तो ये तो बहुत आसान सा सवाल है। पैराडाइज लॉस्ट जो है इपिक है, ठीक है, और ये कब आया था? तो 1667, ठीक है। जब शुरुआत में आया था तो इसमें 10 बुक थी, बाद में इसमें 12 पुस्तकें कर दी गई, ठीक है। अगला है, फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, हु इज स्पीकर? कहाँ से ली गई हैं लाइनें और कौन स्पीकर है? क्या है? वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद हिज स्लीप। तो ये कौन कहता है? ये प्रॉस्पेरो कहता है। किसमें? टेम्पेस्ट में। ये लाइनें जो हैं प्रॉस्पेरो की हैं, टेम्पेस्ट में हैं। अगला ध्यान रखेंगे, 38 में है, हु रोट एंड अबाउट हुम? किसने किसके बारे में लिखा? दाई सोल वाज लाइक स्टार एंड डल्ट अपार्ट। तो ये किसने लिखी हैं? वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के बारे में लिखी हैं, ठीक है। ये किसने लिखी हैं? वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के बारे में किसमें लिखी हैं? लंदन 1802, ठीक। अगला देखेंगे, सेवरल ऑफ गॉर्वाजीज अर्ली नॉवेल्स वर रिटन अंडर द सिनोनिम ऑफ। जो अर्ली नॉवेल्स थी गॉर्सवर्दी की, वो किस उपनाम के अंतर्गत लिखी थी? तो जॉन सिंह जॉन, सी हो जाएगा। अगला, द डार्क फ्लावर बाय गॉर्सवर्दी इज। तो डार्क फ्लावर क्या है? एक लव नॉवेल है, जी हाँ। अब जॉन्स गॉर्सवर्दी का डीओबी जान लीजिएगा, 1867 से लगा करके 1933, 14 अगस्त भी ध्यान रखेंगे इसमें, ठीक है। अगला देखेंगे, 41वां क्या है? द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ गॉर्सवर्दी वाज। तो नॉवेल जो गॉर्सवर्दी की पहली सफल नॉवेल कौन सी थी? हाँ, अभी मैं थोड़ा डार्क फ्लावर की बात कर रहा था। डार्क फ्लावर जो है तो लव नॉवेल है, तो डार्क फ्लावर आया था 1930 में, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद में डार्क फ्लावर लव नॉवेल है। उसके बाद में तो मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इसका सीधे ज़्यादा डिटेल, मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में आई थी, ठीक है। उसके बाद में 42 में देखेंगे, 42 में विच नॉवेल ऑफ गॉड्सवर्दी टू हिज मास्टरपीस। तो मास्टरपीस कौन है गॉड्सवर्दी की? तो इंडियन समर ऑफ फोरसाइट सागा, ठीक है। तो इंडियन समर ऑफ फोरसाइट सागा, ये ध्यान रखेंगे। अगला है 42 बाद में 43, हाँ। Which of drama of Goldsworthy which drama of Goldsworthy deals with the conflict between capitalists and laborers? तो कौन सा नाटक है वो गर्सवर्दी का जिसमें कैपिटलिस्ट पूंजीवादी और श्रमिकों के बीच में संघर्ष होता है? तो इसमें तो बहुत आसान है, ये हो जाएगा स्ट्राइफ। अब स्ट्राइफ क्या है? 1909 में आया था, ये ध्यान रखेंगे।
ठीक है। अब 44वां देखेंगे। इंग्लिश आयम्बिक पेंटामीटर वाज brought to in its first maturity in। तो क्या हो जाएगा 44वां का आंसर? बहुत आसान सा, 44 का सोनेट है, तो सोनेट का है में आयम्बिक पेंटामीटर में ही है। तो ये ध्यान रखेंगे कि इंग्लिश आयम्बिक पेंटामीटर वाज ब्रॉट टू इट्स फर्स्ट मेच्योरिटी इन, तो सोनेट हो गया। ठीक है। इसमें होता क्या है, अनस्ट्रेस्ड, उसके बाद फिर स्ट्रेस्ड। ठीक है। 5 फीट होते हैं, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, ये इसका मीटर होता है। अगला देखेंगे। रिफॉर्मेशन वाज प्रिडोमिनेंटली ए मूवमेंट इन। तो रिफॉर्मेशन किस में था भैया? तो रिलीजन में था, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। इसमें नाम याद रखेंगे मुझे, मार्टिन लूथर का, जॉन कैल्विन का और अदर प्रोटेस्टेंट हैं। ठीक है। रिफार्मर जो अपने को कहते थे। ठीक। और रोमन कैथोलिक, रोमन चर्च के खिलाफ इन्होंने जो प्रोटेस्ट किया। अगला, सेक्सुअल जेलसी इज द थीम ऑफ शेक्सपियर प्ले। तो सेक्सुअल जेलसी किस में है, समझ गए होंगे, ये ओथेलो है। लगभग इसको माना जाता है 1603 में लिखा गया था। और कभी कभी सोर्स पूछ दिया जाता है, अभी नहीं बाद में। तो सोर्स क्या है इसका? सिंथियो एक, अभी नहीं, रुक जाओ। सिंथियो जो है उनका एक वर्ग है कि अनकैपिटानो है, मोरो, अनकैपिटानो मोरो, ये इसका सोर्स है। ठीक है। और दूसरी चीज इसकी जो है, मेन चीज हम बता रहे हैं, मेन थीम इसकी जो है रेसिज्म है, जेलसी है, ये सबसे ध्यान रखेंगे, जेलसी है और बेट्रॉयल है। ये हो गया। अगला देखेंगे। तो थेलो हो जाएगा इसमें आंसर, थेलो, सॉरी थेलो। द टाइटल ऑफ वर्ड्स फर्स्ट पोलिटिकल वॉल्यूम इज, ये तो मालूम है, डिस्क्रिप्टिव स्केचेज हो जाएगा। ठीक है। हाँ। 48वां वाला क्या है, करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा, तो इसमें देखेंगे बी वाला, द अदर बॉय मुकुल। तो अब यहाँ पे जब क्या होता है कि अब जब एक नाम के बाद में कोई उपनाम लगाया जाता है एलाइज करके, तो फिर बड़े कैपिटल का यूज किया जाता है। इस पे हम बाद में डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन ऑप्शन बी इसका सही है। अगला देखेंगे 49 में क्या, विच वन ऑफ द करेक्ट सेंटेंस। तो कौन सा करेक्ट सेंटेंस, ही सेड दैट अर्थ वाज राउंड। तो ये गलत है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, अर्थ वाज राउंड हो ही नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट अर्थ इज राउंड, बस यही सही है। हैज भी राउंड नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ये। अगला 49 के बाद 50 देखते हैं। करेक्ट सेंटेंस क्या है, तो जब एक पूरी रकम राशि हो जाती है तो वहां पे ऑप्शन हो जाता 200 रुपीज इज नॉट है, बाकी आर जहाँ पे लगा है वो गलत है। 200 रुपीज, आर आर वाला ये गलत हो गया, आर नॉट ये भी गलत है। तो क्या होगा, आपका आंसर सही हो जाएगा इसमें
200 रुपीज इज नॉट ए बिग सम। 51 है, करेक्ट सेंटेंस क्या है? तो आर्म्स आर, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि आर्म्स जो है प्लूरल है, तो इसके साथ में प्लूरल वर्ब लगेगी। आप सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड जब पढ़ेंगे या पढ़ाऊंगा तब आप लोग देखेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? आर्म्स आर गिवन। अगला 51 के बाद में 52 देखते हैं। करेक्ट सेंटेंस क्या है इसमें? देखिए कहा जा रहा था बैग टुगेदर विद द बुक्स आर। तो भैया देखेंगे कि क्या होता है, कुछ ऐसे संयोजक होते हैं या कुछ ऐसे वाक्य संरचना होती है जिनमें कुछ ऐसे कंजक्शंस हैं जिनसे कह सकते हैं कि जब दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो टुगेदर है, विद है, इनसे जुड़े होने पर तो क्या हो जाएगा? कर्ता सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। तो इसमें हो जाएगा द बैग टुगेदर विद। बैग आपका सिंगुलर है और बुक्स प्लूरल है, तो लेकिन आपको बैग के हिसाब से सब्जेक्ट का यूज करना है। अगला है 53 वाला, देखेंगे। कहा जा रहा है कि करेक्ट सेंटेंस क्या है? इज वन ऑफ दोज बॉयज। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखेंगे कि ऑप्शन पहले डी है, ये समझ लेंगे। इज वन ऑफ दोज, यहाँ पे वन ऑफ द बॉयज होता तो सिंगुलर हो जाता है। यहाँ पे वन ऑफ दोज बॉयज दिया है तो यहाँ पे वन ऑफ दोज बॉयज के हिसाब से यहाँ पे आर लगेगा। समझ लीजिए क्या क्या है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है। रूल क्या है? यदि वाक्य में अलग अलग पर्सन्स के नाउन और प्रोनाउन प्रयुक्त किए जाते हैं। क्या मैंने बताया कि अगर अलग अलग प्रोनाउन के अलग अलग प्रोनाउन के नाउन, अलग अलग वाक्य, यदि वाक्य में अलग अलग प्रोनाउंस के नाउन्स या प्रोनाउंस प्रयोग किए जाते हैं तो सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, ये 53 है, सॉरी 53, 53 वाला तो यही तो हो गया वन ऑफ दिस। तो इसमें क्या हो जाएगा? इज वन ऑफ दोज बॉयज। गलत हो भैया साथियों, ये थोड़ा सा इसको फिर से देखेंगे। कहा जा रहा है इज वन ऑफ दोज, तो वन ऑफ द के या वन ऑफ द, सॉरी वन ऑफ द या दोज, ये रूल ही आपको हम पूरा डिटेल समझा दे रहे हैं। तो वन ऑफ द या दोज प्लस प्लूरल नाउन आती है जी, ध्यान रखेंगे। प्लूरल नाउन आएगी तो वन ऑफ द या वन ऑफ दोज के बाद प्लूरल नाउन आएगी। अब ये ध्यान रखना होता है कि वर्ब कौन कहाँ से लगते हैं। अगर यहाँ पे दा दिया होता है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगी, अगर यहाँ पे दोज दिया है तो प्लूरल वर्ब होगी। बस इतना देना, तो यानी आपका आंसर ये सही है। अब 53 के बाद 54 देखेंगे। करेक्ट सेंटेंस क्या है? टॉम आई एंड यू। तो आप इसमें फार्मूला याद रखिए, 231 है, वो भी गुड सेंस में, अच्छे सेंस में। अगर बुरे बात है तो 123 हो जाएगा। यहाँ 1 2 3, तो क्या हो जाएगा देखेंगे। तो यू टॉम एंड आई, 200 टॉम, यू क्या है? सेकंड पर्सन है, टॉम थर्ड पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन है, वो फर्स्ट, हाँ। तो 231 हो गया। तो इस तरीके से आपका आंसर डी सही हो गया। अगला 55वां देखेंगे। करेक्ट सेंटेंस क्या है? द न्यूज ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट। अब कहा जा रहा है न्यूज ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट, तो भैया न्यूज एक वचन होता है तो आर नहीं होगा। दूसरे पे देखेंगे द न्यूज ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट इज शॉकिंग, यही से सही है। एक्सीडेंट्स नहीं होता है, बस बात खत्म है। अगला देखेंगे 56 वाले में क्या है? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर, तो 8 है। अगर मान लीजिए इसमें 9 दिया जाता और मॉडर्न से यूज किया जा सकता तो क्या होता है? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन आधुनिकता में मॉडर्न इंग्लिश में जो है डिटरमिनर को भी शामिल कर दिया गया है। डिटरमिनर्स को भी शामिल करके, मिनर्स को भी शामिल करके 9 है, लेकिन 9 तब कहेंगे कि जब इंक्लूडिंग डिटरमिनर की बात कर दी जाए तो आप 9 कहिएगा।
अगला है विच सेंटेंस एज ए ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है कि ऐसी वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट दिया हो। तो अब इसमें कौन सा सेंटेंस है, ही वॉज लुकिंग एट मी, डो नॉट इंटरफेयर द क्वेरर, ही हैज गॉन टू ट्रीटेड हर बैडली। तो इसमें क्या हो जाएगा, 57 का डी हो जाएगा। तो इसमें सब्जेक्ट आपका ही है, एम बी आपकी हो गई, हर आ गए आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ट्रीटेड हर बैडली हो जाएगा। अगला देखेंगे साथ में थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन क्या है कि अगर कुछ पढ़ो तो मन से पढ़ो। कहा जा रहा है कि हीज करेज वॉन हिज ऑनर। द वर्ड ऑनर इज, तो ऑनर क्या है, यहाँ पे नाउन है, ठीक है, ये आपका नाउन है। ऑनर का प्रयोग वर्ब के रूप में भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका उपयोग ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के कंप्लीमेंट के रूप में, तो ये आपका नाउन हो गया। अगला देखेंगे, कहा जा रहा है 59 से लगा करके 62 तक क्या है, चूज द वन विच कैन नॉट बी बेस्ट सब्स्टिट्यूटेड। तो इसमें क्या है, थोड़ा तेज चलेंगे वरना आप लोग कहेंगे बहुत लंबा। तो ए क्योर फॉर ऑल डिजीज, उसको पेनिसिया कहते हैं। ए पर्सन हु वेस्टेज हिज मनी ऑन लग्जरीज, तो उसको क्या कहेंगे, एक्स्ट्रावेगेंट कहेंगे। उसके बाद में 61 पे आते हैं, एडिबल मीन्स विच दैट विच मीन्स इज वर्थ ईटिंग हो गया। 62 द रिटन डिक्लेरेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, तो क्या उसको कह लेंगे, 62 वाले का आपका हो जाएगा मैनिफेस्टो हो जाएगा। और अगला देखेंगे, हिज लैंग्वेज आज फिगर ऑफ स्पीच कहा जा रहा है। 63 से तो फिगर ऑफ स्पीच अलंकार देगा, हिज लैंग्वेज आज इज स्वीट लाइक, तो लाइक आ गया है, तो 63 में क्या हो जाएगा, कुछ दिक्कत ही नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा। अगला देखेंगे, इट ड्राफ्ट लाइज ए जेंटलमैन, तो ये पोर्सिया का स्पीच है, इसमें भी क्या हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, तो चाइल्ड ऑफ फादर ऑफ मैन का इसमें कौन कौन से देखेंगे, एपीग्राम दिया है, तो एपीग्राम हो गया आपका। अगला देखेंगे, चूज द करेक्ट इडियम और फ्रेज फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। टाल टाक्स माने क्या होता है, बोस्टिंग हो जाता है, बड़ी बड़ी लंबी झोंकना। द ब्रिज ग्रेव वे, तो 67 में क्या हो जाएगा, कोलेफ्ट, गेव वे मीन्स कोलेफ्ट पूरा देखें, द ब्रिज वाज गेव वे। हाँ मम्मी देंगी, चलो अगला 68 वाला देखेंगे, हिज प्लान वाज सो कंप्लीटेड दैट फ्लोड हिज लिसनर्स, तो 68 का क्या हो जाएगा, 68 का हो जाएगा पजल्ट। अगला है माई अंकल्स बिजनेस हैज गॉन टू डॉग्स, गो टू डॉग्स पूरा पड़ा होगा, माने टू इज बर्बाद होना होता, ये हो गया। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 70 71 क्या है, इन 70 71 में करना क्या है, इन दीज क्वेश्चंस द फर्स्ट एंड द 70 71 भी एक देखते हैं भैया जरा, 70 71। In these questions, the first and the last part of the sentence are numbered and number 1 and number 6. The rest of the sentence is split into 4 parts and named P, Q, R, S. These 4 parts are not given in their proper order. Read the parts and find which of the 4 combinations are correct. Then find the correct answer. तो इसमें करना क्या है, देखिए 70 71, हाँ
इसमें देखिए क्या है, कहा जा रहा है 70वां क्वेश्चन था, 70वां क्वेश्चन, इससे पहले लिखा हुआ था अ डिक्शनरी, ए डिक्शनरी। अ डिक्शनरी क्या हो जाएगा, तो अब इसमें करना क्या है, तो अ डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी इज अ बुक, डिक्शनरी एक किताब होती है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, डिक्शनरी इज ए बुक, बुक के बाद में कंटेनिंग अल्फाबेटिकली, तो डिक्शनरी इज ए बुक कंटेनिंग अल्फाबेटिकली। और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, अबाउट विच इंफॉर्मेशन, ठीक, अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज गिवन इन अरेंज्ड वर्ड। तो इसका आपका हो जाएगा एस, सबसे पहले एस आएगा, फिर उसके बाद में आर आएगा, फिर क्यू आएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, SRPQ। अगला 71 का भी आपको कौन एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के बाद में क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर गिव्स अस फूड, एग्रीकल्चर गिव्स अस फूड, तो एग्रीकल्चर ये यस वाला हो जाएगा, एग्रीकल्चर गिव्स अस फूड एंड शुगर कैन फॉर अदर, तो ये आर के बाद में एस हो जाएगा। उसके बाद में रॉ मटेरियल लाइक जूट, क्यू हो जाएगा, और फिर पी हो जाएगा। अगला 71 से 72 तक क्या करना है, एडजेक्टिव भरना है। तो 72वां क्वेश्चन क्या होगा देखेंगे, हरी इज, अब जब एक ही आदमी की दो विशेषताएं तो क्या होगा, मोर हो जाएगा। शेक्सपियर इज ग्रेटर देन। अगला 74 से 75, सही ऑप्शन लिखना है, द हॉर्स रेयर्ड एंड द राइडर वाज थ्रोन। तो ये क्या है, ये क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। 74 का, हाँ ये कंपाउंड सेंटेंस है। 75 है, हिज करेज वॉन हिज ऑनर, तो सिंपल सेंटेंस है ये तो। 74 के बाद 75, एक क्यों क्यों है सिंपल, क्योंकि इसमें मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब एक ही बार है 75। उसके बाद में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, तो कौन सा वर्ड स्पेल है, तो क्या हो जाएगा करेक्टली स्पेल्ड में रेसिलियंट गलत है, परस्यूएड भी गलत है, तो ड्यूबियस हो जाएगा, ड्यूबियस, ठीक है। उसके बाद में 77 में क्या हो जाएगा, इन इफेक्चुअल, 77 का ए, इन इफेक्चुअल हो गया, बाकी गलत है स्पेलिंग, INEFFECTUAL। 78 में क्या हो जाएगा, 78 में आपको हो जाएगा मास्कर, MASS,
MASSACRE, इसका माने होता है सामूहिक हत्या या बहुत बड़ी नरसंहार जिसको कह सकते हैं। फिर आगे निर्वाण है, तो निर्वाण में 79 का ये निर्वाण हो जाए। 80 क्या है, मिस स्पेल्ट वर्ड बताना है, तो 80 वाले में क्या हो जाएगा, कॉम्पिटेंट सही है, पेनिटेंट भी सही है, कंसिस्टेंट भी सही है, तो इस प्रकार से बी वाला गलत है। अगला है आपका 81। 81 में कौन सा है, सेंसर, सेंसर, ये सी वाला गलत है। 82 में क्या होगा, सीज है, SEIGE प्रॉपर होता है। बाकी रिसीव भी सही है, बिलीव भी ठीक है। थोड़ा से बना लें उसके बाद में, अभी दे दें। चलो बेटा ठीक है, रिकॉर्ड हो रही का आवाज है, उसके बाद में अगला देखेंगे। अभी 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 दे देंगे, चलो। 83 से 87 तक क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट, यानी अपोजिट वर्ड आपको छांटना है। तो क्या है, एलाइट है, एलाइट, एलाइट माने उतरना होता है, तो एलाइट का क्या हो जाएगा, इम्बाल्क। उतरना या पाना होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट, इम्बार्क। हाँ ये छो। उसके बाद में 84 वाला क्या है, जेन्यून का अर्थ होता है रियल होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्पूरियस, स्प्यूरी, हाँ स्प्यूरियस हो गया। स्टिंगी, स्टिंगी का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्टिंगी माने कंजूस होता है, तो क्या हो जाएगा इसका, एक्स्ट्रावेगेंट, कंजूस का खर्चीला हो जाएगा। अगला है रैपिड, रैपिड का, रैपिड मीन्स फास्ट होता है, तो स्लो हो जाएगा। रिडंडेंट, रिडंडेंट का मतलब होता है अननेसेसरी, अनावश्यक होता है, सुपरफ्लुअस होता है, तो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड। तो ये 87 क्वेश्चन हो चुके हैं साथियों, थोड़े ही बचे हैं। और कहा जा रहा है इन दफा अगले में 88 से 91 तक है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच एक्सप्रेस द बेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी सिनोनिम लिखना है आपको। विवेशियस, तो विवेशियस मीन्स होता है संजीव, संजीव, जिंदा दिल होता है, तो कौन सा इसका वर्ड होगा अभी, स्पिरिटेड, स्पिरिटेड। उसके बाद स्पोरेडिक, स्पोरेडिक का मतलब होता है टूट फूट, यंत्र या अनियमित होता है, तो क्या हो जाएगा इसका, टूट फूट, स्केटर्ड हो जाएगी, छितरा बितरा हो जाएगा। 90 में क्या है, परसेवर, परसेवर मीन्स होता है दृढ़ रहना, करते रहना, तो क्या हो जाएगा, परसिस्ट हो जाएगा। हेराल्डेड, हेराल्डेड का मतलब होता है प्रचारित करना, घोषित करना, तो क्या हो जाएगा इसका, पब्लिसाइज्ड हो जाएगा। अगला देखेंगे 92 से 96 तक। रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो एक पैसेज है, जरा देखेंगे, वाइल्ड थ्रेटनिंग द डॉट डॉट ऑफ यूनिवर्स वैल्यू द campaign to spread democracy will not succeed. The 20th century that states of not simply remark the word and abbreviated historical and transfer now can the easily effect social change transfer के साथियों। इस तरीके के मैं आपको बता दूं, भले ही कोई यूट्यूबर इस तरीके से, तो ये वाली पैसेज तो नहीं समझ में इतनी जल्दी आ सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप मुझे पीडीएफ अगर चाहते हैं तो 94152170
72 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, उसको देख करके आप जो है आप इसको कर सकते हैं। फिलहाल जितना इसमें देख सकते हैं, पहले ही वाला जो था भरना, तो 92 में क्या भरेंगे, इंटीग्रिटी भरेंगे। 93 में डिमॉन्स्ट्रेटेड हो जाएगा, 94 में क्रॉस, 95 में इफेक्टिव, 96 में लिजिटिमेसी, और 97 में क्या होगा देखते हैं जरा। 97 क्वेश्चन क्या है, अच्छा 97वां क्वेश्चन अलग है थोड़ा। 97 में कहा जा रहा है कि गलती ढूंढनी है आपको एक सेंटेंस में। तो क्या होगा, ऑल मैंगोज इन दिस बास्केट आर ओवर राइप्ड। तो इसमें क्या होगा, ऑल मैंगोज के स्थान पर ऑल द मैंगोज होगा, ये गलती इसमें है। ऑल मैंगोज नहीं होगा, ऑल द मैंगोज होगा, ऑल द मैंगोज। ठीक है, 98 में क्या है, ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। तो 98 में क्या होगा, पेन के स्थान पर पेन्स होता है। ठीक है, पेन का प्रयोग शारीरिक दर्द कहते हैं, पेन्स का अर्थ होता है, ध्यान रखना। यहाँ पे मैं थोड़ा डिटेल से आपको बता दूं, पेन शब्द का प्रयोग जो होता है वो फिजिकल पेन के लिए होता है, शारीरिक दर्द के लिए होता है। पेन्स का अर्थ होता है कष्ट। दो वर्ड है, पेन्स मीन्स स्ट्रगल हो जाता है, संघर्ष होता है, कष्ट होता है। ठीक है, और माई सेल्फ एंड सो हम तो ये ध्यान रखेंगे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन से कोई भी सेंटेंस नहीं शुरू होता, तो माई सेल्फ की जगह पे क्या हो जाएगा, आई कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें गलती वही है, पहले में 99 में आपका ए हो जाएगा। और 100 में क्या है, हिज कार इज मोर बिगर। तो देख के ही जान लेंगे कि मोर बिगर दिया है, तो दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं प्रयोग हो सकती हैं। तो ये बी में गलती है, मोर बिगर नहीं होगा, केवल बिगर होगा। उसके बाद में 101 में क्या है, ही नाइदर गिव सेटिस्फेक्शन एज ए कुक नॉर। तो 101 में क्या होगा, जरा अभी आपको देख के बता रहे हैं भैया, जरा संभल के। 101 में क्या हो जाएगा, ही नाइदर गिव्स कि का प्रयोग सेटिस्फेक्शन के पश्चात होगा। तो यहाँ पे भैया नाइदर के बाद में देखिए वर्ब आ गया है, तो नाइदर नॉर में दोनों चीजें एक साथ में आती, नाइदर नॉर है, नाइदर डॉट डॉट नॉर। तो अगर नीदर के बाद में नाउन आया है, तो नॉर के बाद में, नॉर के बाद में यहाँ पे देखेंगे पहले, एक मिनट। तो नीदर गेव, नीदर के बाद में वर्ब आई है, नीदर के बाद में वर्ब आई है। नॉर के बाद में क्या है, नाउन आया है। तो गलती यहाँ पे नाउन रहना चाहिए, तो पहले हिस्से में ही गलती है। 101। दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट बनाना है। 102 से 106 तक इनडायरेक्ट आपको बनाना है। आई से टू माई सर्वेंट में खास। तो ये देखेंगे भैया, आपका ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है साथियों, ये इंपरेटिव है। तो इंपरेटिव के लिए क्या करेंगे, तो इसमें जाएंगे, इस इंपरेटिव में ऑर्डर्ड हो जाएगा। उसने अपने नौकर कहा, जो अब आप जब कोई अपने से पद में या उम्र में छोटा होता तो उसको ऑर्डर होते, तो ही ऑर्डर्ड, सॉरी आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट टू मेक फास्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे 103, प्लीज हेल्प मी टू फाइंड द वे। तो रिक्वेस्ट की जा रही है, तो क्या हो जाएगा, सी रिक्वेस्टेड, सी रिक्वेस्टेड, उसने अनुरोध किया, टू बी शोन द वे, ये हो गया। जॉन सेड हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल फ्रॉम जर्मनी टू। अब तो क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, जॉन आस्क्ड, जॉन आस्क्ड। अगला देखते हैं जरा, पहले ऊपर थोड़ा, जॉन आस्क्ड हाउ लॉन्ग का हाउ लॉन्ग ही हो जाएगा। इट, ये विल टेक का इसको जब हम असर्टिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा हाउ लॉन्ग इट। तो हाउ लॉन्ग को हाउ लॉन्ग का कंजक्शन के रूप में छोड़ देंगे, इट को सब्जेक्ट बना करके विल का उड करके तब जोड़ेंगे, यानी आपका सी आंसर हो जाएगा। तो अगला देखेंगे,
105। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एक्सपेक्ट यू टू अटेंड द फंक्शन। तो बहुत सिंपल सा सरल है। तो एक आई ये सेड टू पास्ट, इधर वाला असर्टिव है, तो ही असर्टिव है तो सेड टू को क्या में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे, यानी आपका हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट। अब ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अनुसार ही में बदल जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया, बस आपका आंसर डी सही हो गया। अगला देखेंगे 106 में क्या है, व्हाट अबाउट गोइंग फॉर ए स्विम, ही सेड इट इज क्वाइट नाउ। तो क्या हो जाएगा इसमें, तो पहले देखते हैं क्या होगा। तो इंट्रोगेटिव है, देखते हैं पहले से ही। आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, व्हाट अबाउट गोइंग फॉर ए स्विम एज इट वाज, तो पहला ही सही है, आगे कोई देखने की जरूरत। ही आस्क्ड मी व्हाट अबाउट गोइंग फॉर ए स्विम एज इट वाज क्वाइट फाइन देन। अगला देखेंगे 107 से 11 तक, पैसिव वॉइस बनाना है। यू सरप्राइज्ड मी 107 में, तो क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो मी को हम पहले से ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव फॉर्म में बदलेंगे तो हो जाएगा, आई प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इजमार प्लस एम बी थर्ड होगा, तो आई एम सरप्राइज्ड, बस सी हो गया। 108 देखेंगे, द बॉय किल्ड द स्नेक विद ए स्नेक। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं क्रिया क्या है। क्रिया आपकी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। ऑब्जेक्ट क्या है, द स्नेक है। तो द स्नेक से शुरुआत करेंगे। द स्नेक वाज किल्ड बाय द बॉयज विद ए स्टिक, पहला ही सही हो जाना चाहिए, हाँ पहला ही सही है। और 108 के बाद में 109 देखते हैं। धीरे धीरे साथियों हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। 109 में क्या होगा, इस समवन हैज लीट द फायर, तो किसी ने आग जला दी है। तो अब काम करने की अपेक्षा काम की अपेक्षा करने वाले की अपेक्षा काम महत्वपूर्ण है, आग जला दी गई। तो अब ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, हैज लगा के दिया गया है। तो द फायर हैज बीन लिट बाई समवन दे दिया गया है, जोड़ दिया गया है, वैसे नहीं जुड़ता है। तो ये क्या होगा, हाँ ठीक है। तो द फायर हैज बीन लिट बाई समवन, हैड देखिए दोनों सन थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये देखेंगे है, अगर यहाँ पे हैड दिया है तो गलत हो रहा है। यहाँ पे आप हैज बीन पे जाएंगे, अब नीचे वाले वाक्य में हैड दिया है तो थोड़ा सा गलती है आपको, ठीक है। अगला देखेंगे, आई विल नॉट डू दिस वर्क, तो क्या हो जाएगा, दिस वर्क विल नॉट बी डन बाई मी, कहीं पे दिया है दिस वर्क विल नॉट बी डन बाई मी, ये हो गया। अगला देखेंगे 11वां क्या है, दे आर नॉट लाइंग डाउन ही आर्म्स, तो क्या हो जाएगा, आर्म्स आर नॉट बीइंग, तो कंटिन्यूअस का वाक्य है तो आर्म्स आर नॉट बीइंग लेड बाई देम, ये होना चाहिए 11वां का, 11 का ए है, ठीक है। आर्म्स आर नॉट, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इजमार प्लस बीइंग प्लस एम बी थर्ड का यूज करते हैं। अगला देखेंगे 112 से 114 क्या है, सेंटेंस बोल्ड पार्ट दिया है, उसमें आपको क्या देखना है, गलती करना है। द फॉलोइंग सेंटेंस इंप्रूव करना है, सुधार करना है। दे वांटेड टू नो वेयर वाज हिज हाउस, तो क्या हो जाएगा, दे वांटेड टू नो वेयर हिज हाउस वाज, कौन सा आंसर सही होगा, दे वांटेड टू नो वेयर हिज हाउस वाज। 112 में वेयर हिज हाउस वाज, ये सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 113 क्या है, 113 में द फायरमैन रेस्क्यूड द चाइल्ड फ्रॉम द लैप, तो लैप ऑफ डेथ नहीं होता भैया साथियों 13, तो लैप के स्थान पर क्या होता है, ट्रैप का प्रयोग होगा, बी वाला, ठीक है। ट्रैप मीन्स जाल होता है, लैप मीन्स गोद होती है, तो मौत के जाल थे। सी इज, अगला देखेंगे 14 है, सी बिड ए क्राइंग फेयरवेल टू हर फ्रेंड्स, तो चिल्लाते हुए, तो भैया फेयरवेल जब विदाई होती है तो क्या होगा, तो चिल्लाते हुए नहीं होता है, अश्रुपूर्ण विदा, लोग कहते हैं ना उसने अश्रुपूर्ण अपने डियर डिपार्टेड को अश्रुपूर्ण विदा दी, तो टीयरफुल होगा।
अगला देखेंगे 115 में इन विच ऑफ द फॉलोइंग एबव का यूज क्या होता है। तो मैं साथियों बताता चलूं कि एबव का प्रयोग 115 का डी होगा। हम पहले इसको बता दें, द हेवेंस और एबव। तो ये अब ध्यान रखिएगा, अगर प्रीपोजिशन के बाद में कोई नाउन आता है तो वो प्रीपोजिशन है। अगर प्रीपोजिशन के बाद नाउन नहीं आता है, ओनली प्रीपोजिशन आता है, खाली प्रीपोजिशन ही आती है, उसके बाद कुछ भी नहीं आता है, यानी नाउन नहीं आती है, तो वो एक एडवर्ब का कार्य करता है। ठीक है, आगे देखिए, कहा जा रहा है इन विच सेंटेंस एज यूज एज कंजक्शन। तो इसमें क्या भैया कंजक्शन के रूप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो एज फास्ट एज तो फ्रेज हो गया, एज ही वाज पुअर ये है आपका, बाकी सब गलत है। 116 के बाद में 117 आते हैं, देखते हैं। 17 से 120 तक क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉपर। जीरेंड क्या, तो सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए जीरेंड क्या है। जीरेंड वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी फॉर्म होती है, जो एक नाउन का काम करती है, दानीने पे अर्थ करती है। तो जीरेंड क्या है, अवॉइडेड, ही अवॉइडेड, तो 117 का हो जाएगा डी, टेलिंग अबाउट हर प्लान्स। अगला 118 में देखेंगे, द शू कीपर मैनेज्ड, तो क्या हो जाएगा, अच्छा जीरेंड और इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट होती है, तो इसमें इन्फिनिटिव की बात करेंगे तो टू फाइन भर जाएगा। आई एम ऑलवेज रिवार्डेड, आई एम ऑलवेज रिवार्डेड फॉर डिफिकल्टी, तो 119 में हो जाएगा आपका ए, टू एक्सप्लेन। और 120 वाला क्या है, देखते हैं जरा, ही वॉज नॉट फिट टू डू होना चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ टू डू ही है, थोड़ा बचा है, 5 क्वेश्चन बचे हैं। उसके बाद में अगला देखेंगे 121 से 123 तक प्रीपोजिशन भरनी है। तो दो थ्री मैन क्वारल, तो भैया दो से ज्यादा है, दो के लिए बिटवीन हो गया, दो से ज्यादा मोर देन टू तो क्या हो जाएगा, एमंग हो जाएगा, बहुत सिंपल है। अगला देखते हैं 22वां क्या है, क्या है, ही केम एंड सैट, आया और मेरे पास में बैठ गया, तो बी साइड हो जाएगा बगल में। अगला क्या है, ही हैज बीन इल, तो जब निश्चित समय है तो सिंस हो जाएगा 123 वाले में, डी सिंस हो गया। अगला देखेंगे और 124 से 25 तक क्या है देखेंगे, वर्ब की फॉर्म बनना, द रिविलियन वॉच, द रिविलियन वॉच, तो हो जाएगा डी, पुट डाउन, पुट डाउन इन नो टाइम, माने जो विद्रोह था अल्प समय में ही दबा दिया गया। राइजिंग प्राइसेज विल फोर्स पीपुल टू एक्सपेंडिचर, तो 125 में क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा कट डाउन, राइज प्राइसेज विल फोर्स पीपुल टू कट डाउन एक्सपेंडिचर, बढ़ती हुई कीमत लोगों को जो उनकी चीजें हैं, माने उपभोक्ता वाली चीजें, उपभोग करने वाली चीजें हैं, उनको हाँ दे देंगे, अभी दे देंगे, ठीक है, तो कम करने के लिए बात कर देंगी। तो साथियों मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि 1 मिनट कि बड़ा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में आप सबके लिए, और पूरा प्रयास करता हूं। तो आप लोग अब तक हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंग्लिश वर्ड को हमारे जो है सब्सक्राइब करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है 941 521 70 72 पर आप कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन मैसेज व्हाट्स कॉल अटेंड करना पॉसिबल नहीं होता है कि इन कॉलेज इट्स नॉट इजी टू यूज फोन एंड ड्यू टू मोबाइल कैमराज शांत रहो। तो क्या होता है कि इट्स नॉट पॉसिबल टू अटेंड कॉल्स, सो यू कैन व्हाट्सएप वेन एवर आई हैव टाइम आई विल रिप्लाई यू। और इसके अलावा आप चाहें तो आप मुझे फेसबुक पर भी विकास कुमार मिश्रा, और इंस्टाग्राम पर भी विकास कुमार के नाम से, जो है विकास कुमार मिश्रा के नाम पे फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम का चैनल अगर आप लोग कहेंगे तो टेलीग्राम का चैनल बना देंगे। तो सभी साथी एक बार जरा लाइक और सब्सक्राइब कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं आपको बता दूं अग्रवाल एग्जाम कार्ड सीरीज का ये दूसरा सेट है,
और अब बहुत ही जल्दी आप लोगों को सारे सेट उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, और आप कमेंट करके बताते चलें कि वीडियो कैसा लगा। थोड़ा क्वालिटी अभी अच्छी नहीं है उतनी जितनी होनी चाहिए, फिर भी हमें पढ़ना है तो पढ़ सीखना ही है। लोग लैंप जला के कैसे पढ़ते थे। खैर, अगले बेहतर वीडियो होंगे ऐसी उम्मीद है। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय हिंद।